डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, प्रदेश संयोजक, शिक्षक प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश। आज सबसे पहले मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं। जितने सभी इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, सबका मैं सम्मान करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आप इस नई शिक्षा नीति 2020 पर आप सुनने जा रहे हैं। मैं कुछ कहने के पूर्व सबसे पहले इंडियन एजुकेशन फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे नई शिक्षा नीति पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। डॉक्टर संजीव का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने इस अवसर को प्रदान करने में मुख्य भूमिका अदा किया है। देश की आज़ादी के बाद पूर्व से चली आ रही मैकाले शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए और वह परिवर्तन राष्ट्रीय आवश्यकताओं, राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए यह बात चली आ रही थी कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के बाद शिक्षा पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया गया। कई प्रकार की कमेटियां बनी। डॉक्टर राधाकृष्णन की कमेटी बनी, फिर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की कमेटी बनी, डॉक्टर DS कोठारी की कमेटी बनी। 1986 में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। 1992 में उसे संशोधित भी किया गया। लेकिन कई अनुभवों के बाद ऐसा लग रहा था कि हमारी शिक्षा नीति वर्तमान समय के अनुरूप, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप खरा नहीं उतर रही है। और आप सभी जानते हैं कि शिक्षा राष्ट्र के निर्माण और उत्थान का सबसे प्रभावी माध्यम होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की याद दिलाता हूं। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी ने उस घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले मैं अन्य कार्यों के अलावे शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करूंगा। उन्होंने इसी निमित्त आते ही 2015 में एक पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी TRS सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसने मई 2016 में उन्होंने अपना रिपोर्ट जमा किया। फिर 2017 में उस नई दी हुई रिपोर्ट की समीक्षा के लिए और उसमें सुधार के लिए देश के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर K कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिन्होंने मई 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सबसे बड़ी बात थी कि किसी भी देश के राजनीतिक शक्ति के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए। शिक्षा के प्रति किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही शिक्षा मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित कर और 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम किया है। आप सभी जानते हैं कि इस नई शिक्षा नीति को बनाने के पहले 2 लाख से अधिक सुझावों पर विचार किया गया, गहन अध्ययन किया गया, चिंतन किया गया। यह जो रिपोर्ट थी, यह 484 पन्नों की रिपोर्ट थी, जिसमें से उसका जिस्ट निकालकर और प्रयास किया गया कि नई शिक्षा नीति को एक नया रूप दिया जाए। ये जो इस नई शिक्षा नीति को बनाने का काम करने के पहले यह तय किया गया कि यूनेस्को के जो सतत विकास का लक्ष्य है, उसको केंद्र में क्यों नहीं रखा जाए, और उसी को केंद्र में रख करके इसे बनाया गया है। आप सभी जानते हैं
कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नवाचार से ही भारत सुपर पावर बनेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश भारत आर्थिक रूप से भी संपन्न हो और विश्व गुरु के स्थान पर पुनः पदस्थापित हो। और आप सभी ये भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे युवा मानस संसाधन किसके पास है? वो भारत के पास है। और दुनिया में कई देश, छोटे छोटे देश की आबादी है इतनी छोटी है कि हमारे प्रतिवर्ष निकलने वाले ग्रेजुएट की आबादी से भी कम है। अगर हम अपनी नई शिक्षा नीति के बूते इस अपार संपदा को सहेज और संवार कर और उन्हें एक निश्चित कार्य में लगा सकें तो निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो निर्णय किया, मैं उस निर्णय की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा की ओर बढ़ूंगा। सबसे पहली बात है कि हमारे सिलेबस को कम कर दिया गया है। पुस्तकों का बोझ था उसको कम कर दिया गया है और नेशनल गोल के अनुसार नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए क्या क्या रिफॉर्म हो सकता है ताकि हम नई पीढ़ी को एक फाउंडेशन पैदा दे सकें, इसकी व्यवस्था की गई है। यह हमारे स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, इंफॉर्मेटिव थिंकिंग कैसे विकसित हो, इसकी चिंता की गई है। नई शिक्षा नीति को इस तरह से बनाया गया है जो हमारे युवकों को एम्पावर करेगी। और कोई भी युवा शक्ति उस राष्ट्र की शक्ति होती है। अगर युवा शक्ति एम्पावर्ड होती है तो वह निश्चित रूप से हमारा समाज एम्पावर्ड होगा और हमारा देश भी उस तरफ विकसित होगा। बच्चों को सिखाने के लिए इंक्वायरी बेस्ड बनाया गया है, डिस्कवरी बेस्ड बनाया गया है, डिस्कशन बेस्ड बनाया गया है, एनालिसिस बेस्ड बनाया गया है। इन सभी बिंदुओं पर जोड़ करके प्रयास किया गया है कि वो जुड़े रहें, बच्चे अपने जड़ से जुड़े रहें और अपने प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते ही उन्हें एक एक बिंदुओं का ज्ञान हो। इसलिए उनको मातृभाषा की पढ़ाई से ही उनकी शिक्षा की प्रारंभ की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन को भी मेन स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। यह सबसे बड़ी बात है। और आपको नर्सरी से लेकर के और कॉलेज तक की पढ़ाई को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, जो सबसे बड़ी बात है। तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलते हुए ज़रूरतों के हिसाब से नई शिक्षा नीति को बनाया गया है ताकि नेशनल कंस्ट्रक्शन के काम में, नेशनल बिल्डिंग के काम में हम कंस्ट्रक्टिव भूमिका अदा कर सकें। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा, सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास हेतु प्रेरित करता है। मुझे याद है कि मैं कुछ वर्ष पहले गया था, बेतिया के पास एक स्थान है और उस स्थान पर गया था जहां महात्मा गांधी ने 1917 में एक विद्यालय की स्थापना की थी, बुनियादी विद्यालय। उस बुनियादी विद्यालय की सबसे बड़ी खूबी थी कि उन्होंने ग्रामोन्मुखी टेक्नोलॉजी पर विशेष रूप से ध्यान दिया था और जिन्हें आगे नहीं पढ़ना है, जिन्हें ऊंची शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है, ऐसे लोगों को उन्होंने बुनियादी शिक्षा से जोड़ने का काम किया। लोहारगिरी सिखाना शुरू किया, बढ़ईगिरी सिखाना शुरू किया और छोटे छोटे खिलौना बनाना शुरू किया, चटाई बनाना शुरू किया और उस ढंग से ऐसे लोगों को छोटे छोटे उद्योग प्रारंभ करके अपने जीवन यापन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था उस बुनियादी विद्यालय में किया गया था, जिसके कालांतर में उस विद्यालय की बिल्कुल नींव ही समाप्त कर दी गई और उसकी जो भूमिका थी वही समाप्त कर दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी की सोच कितनी बड़ी सोच थी। इसलिए इस बार की जो नई शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति को 21वीं सदी के जरूरत से बनाया गया है। ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि कौशल पर विशेष फोकस दिया गया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या बनाना है। हमें एक अच्छे इंसान का विकास करना है जो तर्क संगत विचार करे, उस तरह के कार्य करने में सक्षम हो, ऐसा इंसान हो जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि जड़ से जग तक, मनुष्य से मानवता तक और अतीत से आधुनिकता तक ले जाने का काम यह शिक्षा नीति करेगी, उनका ऐसा विश्वास है। निश्चित रूप से आप एक एक बिंदुओं को जब देखेंगे तो लगेगा कि इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और जो पहले की शिक्षा थी रटने रटाने के तौर तरीके से अलग हटकर निकालकर अब विज्ञान, बुद्धि, कौशल पर अधिक फोकस दिया गया है। आप कल्पना करिए कि अगर कोई व्यक्ति का निर्माण होता है, अगर वो अपनी पढ़ाई करने के बाद भी पुनः सड़क पर घूमता है, अगर किसी काम के लायक नहीं रहता है, तो फिर उस देश का विकास कैसे कर सकता है, उस समाज का उत्थान कैसे हो सकता है। इसीलिए हम इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो सारी विषय को रखा गया है वह अपने आप में एक बहुत ही समस्या मूलक विषयों को दूर करके और समाधान करके लाया गया है। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, आर्थिक प्रबंधन के लिए हमारे किसानों को अपने देश में ही पूरी सुविधा मिल सके, इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की शिक्षा पाने वाले नौजवानों को पहले व्यक्ति बनना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई शिक्षा नीति में राइट टू एजुकेशन को 14 साल से बढ़ाकर माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक आते आते 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कम से कम 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में करने की व्यवस्था की गई है। आज की स्कूली शिक्षा ज़्यादा जोर शैक्षिक पाठ्यक्रम पर है, लेकिन नई शिक्षा नीति में पाठ्येतर क्रियाकलापों और वोकेशनल शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोडिंग जैसे आधुनिकतम वोकेशनल प्रशिक्षण 6ठे क्लास से ही उपलब्ध हो जाएगा, ताकि आगे चल कर के बच्चों को किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। इतना ही नहीं बल्कि वोकेशनल एजुकेशन के आधुनिकतम कोर्सेज के साथ साथ स्थानीय भारतीय जो लोक विद्या कॉलेज में हैं उसमें भी ये वोकेशनल कोर्स को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, ताकि जो बच्चे नीचे से निकल कर के ऊपर जाएं, उनको कॉलेजों में जाने के बाद, महाविद्यालयों में जाने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। विद्यालय शिक्षा में स्ट्रीम के बंटवारे में लचीलापन होगा, अर्थात कॉमर्स, विज्ञान या विज्ञान का छात्र मानविकी के विषय भी पढ़ सकेगा। यह लचीलापन सिर्फ विद्यालय तक ही नहीं सीमित रखा गया है, बल्कि इस लचीलापन को उच्च शिक्षा नीति तक ले जाया गया है। गांधी जी के श्रम के सिद्धांत के अनुसार अब वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई 6ठे क्लास से तो शुरू होगी ही, साथ ही साथ 9वीं और 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। अब मैं हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हायर एजुकेशन किसे लेना है। ये एक बहुत बड़ी आज समस्या थी कि बच्चा पढ़ रहा है, तब तक पढ़ रहा है जब तक कि उसकी पढ़ाई समाप्त नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ने के बाद किसी कारण से उनकी परीक्षा छूट जाती थी, तो पुनः उसको वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती थी जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की समाप्ति की थी। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एग्जिट के तहत अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 या 4 साल का होगा। इंटीग्रेटेड बैचलर्स मास्टर्स 5 साल का होगा। जिन्हें उच्च शिक्षा नहीं लेनी है उनके लिए 3 साल की डिग्री होगी। वो 3 साल की डिग्री लेने के बाद
वह ग्रेजुएट कहलाएंगे। लेकिन उसके बाद वे उनको अगर उच्च शिक्षा लेनी होगी तो 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और उसके बाद 1 वर्ष में वह एमए कर सकेंगे और उसे एमए करने के क्रम में वो शोध कार्य से भी जुड़ेंगे और उसके बाद वो पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद एमफिल की जो व्यवस्था थी उसे हटा दी गई है। अगर किसी कारण से बच्चा अगर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे 1 वर्ष में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे वर्ष में वह उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर वो 3 साल की कोर्स को पूरा कर लेता है तो उसे डिग्री प्रदान किया जाएगा। यानी उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बेकार नहीं जाएगी। व्यावसायिक शिक्षाओं को नई दिशाओं के साथ एक नई नीति के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। स्कूली शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि बच्चा अगर चाहे तो अपनी पढ़ाई कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, कहीं भी ब्रेक कर सकता है और पुनः ब्रेक करने के बाद वह अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है। ये शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी खूबी है। आज देश में युवाओं की बड़ी तादाद के रचनात्मक उपयोग करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में 2035 तक 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारी जो GER है वह 26.3 है, यानी उसे 2035 तक 50% करने की योजना बनाई गई है ताकि देश का हर दूसरा व्यक्ति उच्च शिक्षा हासिल कर सके। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसे इस शिक्षा नीति में जोड़ने का काम किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति में हमारे यहाँ लगभग ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के तहत 993 विश्वविद्यालय हैं, 39,931 महाविद्यालय हैं और 10,725 स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। साथ ही साथ 298 यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हैं, 385 यूनिवर्सिटी जो प्राइवेटली मैनेज किए जाते हैं वह उनकी संख्या 385 है। साथ ही साथ 548 जनरल कॉलेजेस हैं, 142 टेक्निकल, 63 एग्रीकल्चर कॉलेजेस और उससे एलाइड जुड़े हुए कॉलेजेस हैं, 58 मेडिकल, 23 लॉ, 13 संस्कृत और 9 लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। रेस्ट 106 यूनिवर्सिटीज़ और हैं जो अदर कैटेगरी के हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति है। 60.53% कॉलेजेस रूरल एरियाज में हैं और 11.40% कॉलेजेस वह फीमेल के लिए हैं जो रूरल एरियाज में हैं। मात्र 2.5% कॉलेजेस के अंतर्गत PhD प्रोग्राम चलता है और 34.9% कॉलेजेस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की स्तर की पढ़ाई होती है। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। 34.8% कॉलेजेस जो सिंगल प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें से 83.1% केवल प्राइवेटली मैनेज्ड हैं। साथ ही साथ 38.1% कॉलेजेस BEd कोर्सेज चलाते हैं। अब इनकी स्थिति तो मैंने इसलिए बताया कि आपके ध्यान में आए कि इनकी क्या स्थिति है, इसलिए मैंने इनकी चर्चा की, इन कॉलेजेस की संख्या बताने का प्रयास किया। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं कि क्या क्या नई शिक्षा नीति में जोड़ी गई है। इसीलिए कि नई शिक्षा नीति से स्ट्रीम को बिल्कुल हटा दिया गया है, स्ट्रीम कोर्सेज को बिल्कुल हटा दिया गया है जो पहले से चली आ रही थी।
विषय उससे अलग व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त ये सारी व्यवस्था जो बन रही है उसमें एक मुख्य बात है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बैंक की स्थापना एक अहम बिंदु है, जिसके द्वारा किसी एक प्रोग्राम या संस्थान में अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है और वह क्रेडिट अंक प्राप्त करता है और बीच में वो पढ़ाई छोड़ देता है या कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है, तो उसको कहीं भी स्थानांतरित होने में, उसकी पढ़ाई में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि जो कोड उसने प्राप्त किया है वह पुनः उसके पढ़ाई में वह जुड़ जाएगी। जितना क्रेडिट अंक प्राप्त किया है उसके पढ़ाई में जुड़ जाएगी और उसकी पढ़ाई आगे जारी रहेगी। अब जो पढ़ाई होने वाली है उसमें कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं किया कहा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुविषयक कॉलेजेस खोलने की बात है और बहुविषयक इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात है, जिसमें सिर्फ एक स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं होगी बल्कि अनेकों विषयों की पढ़ाई होगी। जो बच्चे जिस विषय को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उससे बात नहीं समझ में आ रही है, वो दूसरा कोर्स करना चाहता है, दूसरी नौकरी करना चाहता है, वो बीच में नौकरी कर सकता है, फिर पुनः अपने पाठ्यक्रम के तरफ आगे आकर के बढ़ करके पुनः उस पढ़ाई को पूरा कर सकता है। इस शिक्षा नीति की बहुत बड़ी विशेषता है। उच्च शिक्षा में समग्र एकीकृत नीति लागू निर्धारण हेतु एक सिंगल रेगुलेटर भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया गया है, जिसमें चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़ करके यह आयोग काम करेगा। अब जो UGC चला रहा था, AICTE चला रहा था, उसके जगह पर सिर्फ एक रेगुलेटर काम करेगा जो सबको देखने का काम करेगा। अब आजकल आप देख रहे हैं कि अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारी खड़ी हो रही हैं। आज कोरोना के चलते जो महामारी है, जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, विश्व में रिसर्च हो रहे हैं, आज उसी के तर्ज पर, यानी अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर हमारे यहाँ भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा, जिसमें साइंस के साथ साथ सोशल साइंस को भी शामिल किया जाएगा। यह फाउंडेशन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग करने का काम करेंगे। यह शिक्षा के साथ साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाने में सहयोगी होंगे और जो आज वर्तमान समय में या आने वाले समय में भी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं या विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च शोध कार्यों की आवश्यकता होगी, उन्हें गति देने का काम ये करेंगे। इस शिक्षा नीति में सबको ध्यान में रख कर के कार्य को बनाया गया है। जैसे SC हैं, ST हैं, OBC हैं और गरीब वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए सार्वजनिक कॉलेजों के अलावे निजी क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी उन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा के प्रावधान किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि निजी संस्थानों को फीस की मनमानी बंद करने के लिए कैंपिंग का ही अहम प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक या निजी संस्थानों में ऑडिट और प्रकटीकरण के भी समान मानक होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से समाप्त की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ऑटोनोमी यानी स्वायत्तता की मांग चली आ रही थी और आज भी कुछ एक कॉलेजेस हैं जो अधिकांशतः प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्हें डिग्री देने की व्यवस्था उनके अंदर है और वो अपने मूल्यांकन भी करते हैं, स्वयं करते हैं और उनको वो डिग्री देने का प्रावधान उनके अंदर किया गया है। लेकिन अब यह प्रयास किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत कि महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में
चरणबद्ध ढंग से समाप्त की जाएगी और सभी को ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी कि वो अपने को प्रमोट कर सकें, अपने स्तर में गुणात्मक परिवर्तन ला सकें और उन्हें एक स्वायत्त शासित डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय के रूप में उन्हें विकसित किया जा सके। यह एक बहुत बड़ी बात है जो इस नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी चीज़ लागू करते हैं, लेकिन किसके बल पर? आज ये सभी कार्यों को करने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसे हम तथाकथित शिक्षक शब्द से संबोधित करते हैं, यानी शिक्षक। आखिर शिक्षक कहाँ से आएगा? शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या की गई है? इस नई शिक्षा नीति में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ए टीचर लर्न्स ए नेशन लीड्स। निश्चित रूप से शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और उस राष्ट्र निर्माता के पीछे जो मानव होता है उसकी भी तैयारी उसी ढंग से होनी चाहिए। इसलिए इस नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। एक अच्छा शिक्षक ही एक बेहतर छात्र तैयार करता है। इसलिए व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NBFTE 2021 तैयार किया जाएगा, जिसकी घोषणा इस नई शिक्षा नीति में की गई है। 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। अब कोई B.Ed करना चाहता है तो उसको अगर शिक्षक बनना चाहता है तो वह अपनी शिक्षा को उस ढंग से करेगा ताकि वो 4 साल में B.Ed की डिग्री प्राप्त कर सकता है। अगर कोई BA करने के बाद, अगर 4 साल की डिग्री प्राप्त करने के बाद ही B.Ed करना चाहता है तो 1 साल की डिग्री B.Ed पढ़ाई करके 1 साल की डिग्री ले सकता है, यानी B.Ed कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है। अब इन शिक्षकों को देखने का काम करने के लिए, इनको समय समय पर बतलाने का काम करने के लिए एक राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की भी व्यवस्था की गई है। अब इसमें रहेंगे कौन? तो जो उत्कृष्टता वाले जो वरिष्ठ या सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा पूल बनेगा, ऐसे व्यक्तियों का एक पूल बनेगा जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श, व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। अब ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन पर भी पर्याप्त जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करने के लिए, माने प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने के लिए, एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय NETF राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी की भी स्थापना की गई है। बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात है। यानी एक कॉलेज होगा, उसमें सिर्फ विज्ञान की पढ़ाई नहीं होगी, उसमें सिर्फ कला की पढ़ाई नहीं होगी, उसमें सिर्फ वाणिज्य संकाय की पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि उसमें जितने भी सारे व्यावसायिक कोर्सेज हो सकते हैं, उन सारे व्यावसायिक कोर्सेज के अलावे
मानविकी विषयों की भी पढ़ाई होगी उसमें। इसीलिए बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष ये बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। 2030 तक प्रौढ़ शिक्षा के तहत युवा और प्रौढ़ साक्षरता प्राप्त करना है, यह लक्ष्य रखा गया है। अब एक बात इस शिक्षा नीति में जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो वंचित क्षेत्र हैं, यानी ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से अलग रह जाते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए, यानी ऐसे रूरल एरियाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर संस्थान, शिक्षा संस्थान 2030 तक प्रत्येक जिला या उसके समीप कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई गई है और यह माध्यम स्थानीय भारतीय भाषाओं या द्विभाषिक होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका उद्देश्य ये है कि सकल नामांकन अनुपात 2018 में जो 26.3 था, जिसकी मैंने पहले चर्चा की है, उसे बढ़ा करके 50% करना होगा। यानी समाज के सभी वर्गों का अगर योगदान नहीं होगा, अगर उन्हें नहीं जोड़ा जाएगा शिक्षा से, तो यह अनुपात कदापि बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए भी ऐसी व्यवस्था की गई है। एक ही स्ट्रीम वाले संस्थानों में समय के साथ साथ जीवंत बहुविषयक संस्थानों या बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान क्लस्टर के अंग के रूप में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जाएगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस शिक्षा नीति को पूर्ण रूपेण लागू करने का समय 2040 तक रखा गया है। उसमें जो हमारे कॉलेजेस चल रहे हैं उन्हें बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित करना होगा और उस परिवर्तन में समय लगेगा। इसलिए ये योजना बनाई गई है कि चरणबद्ध ढंग से उनको परिवर्तित करने का काम किया जाएगा। समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर एक छोटी सी चर्चा मैं कर रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ नालंदा थे, तक्षशिला थे और ऐसे जो विश्वविद्यालय थे उसमें कुछ 24 कलाओं की पढ़ाई होती थी। यानी उनके अंतर्गत न सिर्फ जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो पारंपरिक विषय, उसके अलावे भी गायन, चित्रकला, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्रों में अन्य विषय भी जो पढ़ाए जाने वाले हैं उसकी भी व्यवस्था थी। इसीलिए पूरे विश्व में हमारे ये संस्थान बड़े ही गर्व से आज भी याद किए जाते हैं। पूरे विश्व के विद्यार्थी उसमें अपनी अध्ययन करने के लिए वहाँ आते थे। इसीलिए 21वीं शताब्दी में ये जरूरी हो गया है कि बहुविषयक संस्थानों को विकसित किया जाए और इस ढंग से विकसित किया जाए ताकि जो हमारे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय रहे हैं उनकी ख्याति पुनः हम पूरे विश्व में फैला सकें, प्राप्त कर सकें। देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत विद्या, कला, नृत्य कला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेलकूद, अनुवाद और व्याख्या, ये बहुविषयक सारे विषयों को ये एक बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान में लागू किया जाएगा, रखा जाएगा और विद्यार्थियों को उनके चयन की छूट दी जाएगी। सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। स्वचालित तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों
कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों आदि का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा। यानी जो अपने यहाँ जो स्वचालित हैं, यानी सरकार के द्वारा संचालित नहीं होते हैं, ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं वो तकनीकी भी हैं, स्वास्थ्य भी हैं और स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित हैं, कानूनी हैं और कृषि विश्वविद्यालय हैं। ऐसे का भी उद्देश्य है कि उनमें भी बहुविषयक संस्थान के रूप में उनका भी परिवर्तन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं थोड़ी सी चर्चा सभी विषयों की ओर किया हूँ और मुझे लगता है कि दिव्यांगजनों के अनुकूल इमारतें और बुनियादी सुविधाएं लाने की भी व्यवस्था की गई है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस शिक्षा नीति में एक एक विषय पर मुझे लगता है कि चर्चा की गई है और इस शिक्षा नीति को लागू तो कर दिया गया है, लेकिन लागू करने के लिए इसे प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वयन के लिए भी व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए भी प्रधानमंत्री कृत संकल्प हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि इस नई शिक्षा नीति के तहत जितनी भी सारी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं वह कुछ एक तो शीघ्र क्रिया रूप में दिखेंगी, लाई जाएगी, लेकिन 2030 से लेकर 2040 तक पूर्ण रूपेण इसे लागू कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और 2040 तक अगर इस शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि नई सदी के अपेक्षाओं के अनुरूप हम अपने युवाओं को उसमें लगा सकते हैं और इस राष्ट्र के निर्माण में उनको क्रियाशील कर सकते हैं। इसके लिए वित्त पोषण शिक्षा केंद्र, अब वित्त पोषण का भी सवाल उठता है। आज तक हमारे जीडीपी का खर्च 4.43 यानी 43% था। अब ये देश में जो आमूलचूल परिवर्तन की बात थी कि हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, आखिर ये सारा परिवर्तन होगा कैसे? इसमें तो अपार धनराशि का खर्च होना है और अगर किसी भी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव हो तो यह पुनः एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के अंदर कूट कूट कर राष्ट्रीय भावना भरी हुई है, राष्ट्रीय जो चरित्र है वो भरा हुआ है और हमारे आने वाले युवकों को ग्लोबलाइजेशन के तहत वहां तक पहुंचाने के बाद और जड़ तक वो जुड़े रहें, इसका प्रयास प्रधानमंत्री के तरफ से है और उन्होंने इच्छा व्यक्त किया है कि मैं इस काम को किसी भी कीमत पर करूंगा। मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने तय किया है कि केंद्र और राज्य मिलकर जीडीपी का 6% खर्च हम शिक्षा पर करेंगे। ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था। देश की आज़ादी के बाद यानी 34 वर्ष लग गए इस नई शिक्षा नीति को लागू करने में। अब आप कल्पना करिए कि नई शिक्षा नीति लागू करने में माने जिस देश को अगर इतने वर्ष लग जाएं, उस राष्ट्र का विकास कैसे संभव होगा, उस राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और मुझे तो लगता है कि देश की आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण कुछ निर्णय हुए हैं उस निर्णयों में से एक प्रमुख निर्णय शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना है और इस देश की युवा शक्ति को राष्ट्र के साथ जोड़ना है ताकि राष्ट्र पुनः आगे बढ़ सके, विश्व के मानक पर उसका सामना कर सके और विश्व में पुनः नेतृत्व कर सके, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे वो अध्यात्म के मामले में हो।
हर मामले में हम आगे बढ़ चढ़ करके काम करें। इसलिए इस शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति आज जो हमें देखने को मिलती है, हमें विश्वास है कि इस शिक्षा नीति के तहत भारत पुनः विश्व गुरु के तरफ अग्रतर बढ़ेगा, आगे चलेगा और 2040 तक सभी वर्तमान उच्च स्तर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा और सारे उस विषय की ओर बढ़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी शिक्षकों के अंदर, संस्थानों को चलाने वालों के अंदर, संस्थानों के प्रमुखों के अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत करनी होगी और इसे क्रमबद्ध करके कैसे लागू किया जाए इसके लिए आगे बढ़ना होगा, प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और तभी हम जाकर के इस नई शिक्षा नीति को लागू कर सकते हैं। मैं इस फेसबुक लाइव पर जितने भी सारे हमारे शिक्षाविद जुड़े हैं, शिक्षक जुड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उस पर बराबर चर्चा करें। और अभी वर्तमान के समय में कोरोना काल में जो समय चल रहा है उसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई सेमिनार तो नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे मेरी बातचीत आपसे हो रही है उसी प्रकार के वेबिनार सेमिनार की व्यवस्था किया जाए, चर्चा किया जाए और इसे लागू करने के लिए हम सभी शिक्षकों को दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। तभी जाकर के हम राष्ट्र के पुनः निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं अब पुनः अपने इस आयोजक को और इंडियन एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर संजीव को, साथ ही साथ पूरी फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस नई शिक्षा नीति पर कुछ रखने का मौका दिया और कुछ बोलने का मौका दिया। मैंने शिक्षा नीति को प्रारंभ से जोड़ते हुए उच्च शिक्षा नीति में जो मुख्य परिवर्तन होने वाले हैं, जो योजना बनाई गई है, उनको रखने का प्रयास किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अंत में अपने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और राष्ट्र पुरुष, युग पुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। मैं उनको नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। उनकी भी इच्छा थी कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। उनकी इच्छा को साकार करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो काफ़ी यशस्वी हैं, लोकप्रिय हैं और जिनके अंदर राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है, इस मातृभूमि को पुनः विश्व के मानस पटल पर सबसे आगे लाकर रखना है, ऐसी भावना उनके अंदर भरी हुई है। मैं पुनः उनको श्रद्धेय अटल जी को नमन करता हूं और अपने प्रधानमंत्री और अपने शिक्षा मंत्री को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 34 वर्षों के बाद, बल्कि मैं कहूं तो देश की आज़ादी के बाद पहली बार इतने गहन चिंतन और के बाद, सुझावों को पर विचार करने के बाद इस नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। धन्यवाद।